हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो फ्रेंड्स जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहां पर जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि इस सेशन से और भी लोग जुड़ जाएँ और सेशन और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाए। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 का जो पेपर 1, 7 और 15 अक्टूबर 2023 को लिया जाएगा, उसके लिए आज हम लोग फुल मॉक टेस्ट को कवर करेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन है यह, और इसमें हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जिस प्रकार से आपके एग्ज़ाम यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, एग्जामिनेशन में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, 10 से 12 दिन और शेष रह गए हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और डेली कम से कम एक सेट लगा लेना है ताकि आपका अभ्यास बना रहे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, पहले एक बार आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं वहां पर फटाफट शेयर कर दीजिए। सभी लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि सभी लोग इस सेशन को फ्रेंड्स लाइक कर देंगे। देखिए, काफ़ी मेहनत लगता है, 1 घंटे के आसपास कंटिन्यू बोलता हूँ मैं आपके लिए। तो आपसे कोई भी चार्ज मैं नहीं मांगता हूँ, आपसे मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि आप सेशन को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। और देखिए, इस फुल मॉक टेस्ट में आप प्रयास करेंगे कम से कम 75 मार्क्स लाने का। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए फ्रेंड्स, इसमें टोटल 100 प्रश्न हैं। जिस प्रकार से आपकी एग्ज़ाम यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, और वही पैटर्न है जैसा कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। यह बिहार पुलिस के लिए ओरिजिनल फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं इसको, या ओरिजिनल फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया अब तक, फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िएगा। देखिए, पहला प्रश्न अंग्रेजी का प्रश्न है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यहाँ पर जो है आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। देखिए, प्रश्न है कि सुमन इज सीटिंग, खाली स्थान दिया गया है हर। सभी लोग प्रयास करेंगे आंसर कमेंट करने का। लाइव चैट में सबको आंसर कमेंट करना है, और फ्रेंड्स आप प्रयास करेंगे 5 से 7 सेकंड के बीच में आंसर कमेंट करने के लिए। जितना जल्दी आप आंसर कमेंट करेंगे उतना ही जल्दी हम लोग सेशन को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बताइएगा कि सुमन इज सीटिंग, खाली स्थान दिया गया है हर। तो देखिए, सुमन इज सीटिंग बिसाइड हर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि सुमन उसके बगल में बैठी है। सुमन इज सीटिंग बिसाइड हर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा। हिंदी का प्रश्न है, गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको कई दफ़ा बताया है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव हो रहा है। ठीक है, उसके बाद संबंध का के की अधिकरण में पर। ठीक है, तो इसमें देखिए गंगा हिमालय से निकल रही है, यानी कि अलगाव हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है फ्रेंड्स, यह एनपीई 1986, एनपीई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के तहत जो है 1987-88 में इसको स्टार्ट किया गया था, और इसका उद्देश्य प्राथमिक स्कूल में न्यूनतम सुविधा एवं गुणवत्ता को सबल करना था, और इसका लक्ष्य जो है पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कल ही मैंने बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए गेस क्वेश्चन को कवर कराया हुआ है, साथ ही साथ मैंने आपको 2023 के इम्पॉर्टेंट 100 करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी कवर कराया हुआ है। 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, नहीं 11 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट करा दिया है। तो इतने सारे वीडियोज़ हैं, 100 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आप चैनल पर जब चले जाएंगे तो वहाँ मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है बिहार पुलिस 2023 के नाम से, सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे।
चौथा प्रश्न पढ़िए कि 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, इस प्रश्न को लगाइए, इसका आंसर कमेंट करिए। मेरे प्यारे भाई बहन सबको आंसर कमेंट करना है। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ध्यान रखिएगा विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स एसआई मात्रक इसका होता है जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया। किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया। चलिए बताइएगा। ऑलरेडी बिहार पुलिस में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए फ्रेंड्स यह पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। तो यह पंचवर्षीय योजना जो थी यह 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसका अगर कार्यकाल पूछा जाएगा तो 1992 से लेकर के 1997 तक था। और इसी पंचवर्षीय योजना में जो है ध्यान रखिएगा इसकी शुरुआत जो है इस योजना की एक नए आर्थिक परिप्रेक्ष्य में हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था की उदारीकरण के रूप में जाना जाता है तो यह 8वीं पंचवर्षीय योजना है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। इसी पंचवर्षीय योजना के समय में जो है 1 जनवरी 1995 को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड जो है ये टॉट पर दिया गया है। ही टॉट द स्टूडेंट्स टू कल्टिवेट देयर माइंड्स। अब यहाँ पर टॉट का आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है। तो टॉट ये जो है यह V3 है यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म है। किसका? तो टीच का। तो सिनोनिम टीच हो जाएगा। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक श्रृंखला परिमेय में 3 प्रतिरोध 140 ओम, 250 ओम और 220 ओम हो तो परिपथ का कुल रेजिस्टेंस कितना है। किस में है यह? तो श्रृंखला में है, सीरीज में है। तो सीरीज में जब होंगे तो क्या करना है, सबको जोड़ देना है। तो जोड़िए 140 प्लस 250 प्लस 220, तो इनको जोड़ देंगे तो ये 610 ओम आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स। एक बार प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए गरीबों के भोजन और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करने का कौन सा कार्यक्रम है। चलिए बताइए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। 1 जून 1997 को 1 जून 1997 को भारत सरकार के द्वारा गरीबों के भोजन एवं पोषण संबंधी स्थिति में सुधार हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। और यह जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है यह FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको संभालती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम क्या है। आइसोब्यूटेन बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम जो होता है ये होता है 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका फार्मूला क्या होता है। तो देखिए इसका फार्मूला होता है CH3। CH3 कितना बार, तो CH3 3 बार। ठीक है, और CH ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर इसका मैं स्ट्रक्चर भी आपको बता देता हूँ। देखिए CH3 यानी कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये सब पर H है। फिर यहाँ पर देखिए C है, फिर यहाँ पर नीचे H हो जाएगा। ठीक है, इधर आइएगा तो इधर देखिए CH3, फिर इधर CH3। तो यहाँ पर देखिए ये सभी H है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए CH3 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 कितना बार, तो CH3 3 बार। ठीक है, और यहाँ पर देखिए C और H बच गया, यहाँ पर H, तो ये CH। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका 2 मिथाइल प्रोपेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय सिंधु चंचल है भारी उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है। इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। इसमें रूपक अलंकार है। उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीके की खोज किया था, यानी कि टीकाकरण की खोज किसने किया था। तो देखिए टीकाकरण की खोज जो है
यह किया था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने चेचक के टीके का खोज किया था। ठीक है, और लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किया था। ये सब ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल प्रमुख पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख, ये सब जो है पर्वत श्रेणी किसके अंतर्गत आते हैं बताइएगा। तो देखिए ये सब आते हैं कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांस हिमालय के ये भाग हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स कि पंबन द्वीप जो है ये कहाँ पर स्थित है। एक बार सभी लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। पंबन द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए पंबन द्वीप जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, याद रखिएगा। अच्छा, एक न्यू मूर द्वीप है, एक न्यू मूर द्वीप है, ये कहाँ पर है? तो ये पूछा जाएगा तो ये बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडी परियोजना किस नदी पर है? मंडी परियोजना बेहतरीन, यह फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, इसको लगाइए और अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मंडी परियोजना जो है यह किस नदी पर स्थित है? मंडी परियोजना जो है यह ब्यास नदी पर है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, और एक पंडोह बांध है। पंडोह बांध अगर पूछेगा किस नदी पर है तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ब्यास नदी पर पंडोह बांध। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अच्छा, गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है। तिलैया परियोजना, तिलैया परियोजना पूछेगा तो ये बराकर नदी पर है, तिलैया परियोजना। ठीक है फ्रेंड्स, फरक्का परियोजना गंगा नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। ठीक है, अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह का नाम क्या है? अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह का नाम क्या है? चलिए आंसर बताइए इसका, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, इतना तो आपको पता है। अंडमान को म्यांमार से कोको द्वीप समूह अलग करता है। कौन करता है? कोको द्वीप समूह अलग करता है। ठीक है, कोको स्ट्रेट अंडमान के उत्तर में स्थित है। कोको स्ट्रेट जो है, कोको स्ट्रेट ये अंडमान के उत्तर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे कि बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण इनमें से कौन सा है? देखिए बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी के विस्फोट से निकला मैग्मा से होता है। क्लियर हो गया? बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण इसमें से बेसाल्टिक चट्टान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइन नदी यह यूरोप में बहने वाली नदी है, किस भ्रंशों से प्रभावित होती है? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइन नदी यह सोपानीकार भ्रंशों से प्रवाहित होती है। यहाँ पर प्रवाहित बना लीजिएगा, प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये प्रवाहित सोपानीकार भ्रंश से प्रवाहित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए। बताइए इसका आंसर कमेंट करिए क्या होगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स ये किया था किसने? अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। कब किया था? तो 1912 में किया था, 1912 में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है अनाईमुडी, जो सबसे ऊंचा दक्षिण भारत का पर्वत चोटी है, और नीलगिरी पर डोडा बेटा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर? नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो याद रखिएगा यह दर्रा पालघाट है। पालघाट दर्रा जो है यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरल के पालक्कड़ से जोड़ता है। याद रखिएगा, पालक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। थाल घाट का दर्रा बम्बई को नासिक से जोड़ता है। भोर घाट का दर्रा बम्बई को पुणे से जोड़ता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन है?
स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यह कौन सी परियोजना है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, यह परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर है, याद रखिएगा, ठीक है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। हीराकुंड बांध यह जो है यह महानदी पर है। दामोदर राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य में है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको प्रश्न पहले भी मिला हो। बुक्सा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? तो बुक्सा जो है फ्रेंड्स ये आपका पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन भी पश्चिम बंगाल में ही है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित है। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित हैं, बताइए। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में। और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसे वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, ठीक है, वह खुद या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से जो है इसका संचालन करेगा। और भारत के संविधान में समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? ये तो प्राक्कलन समिति हो गई, एक लोकलेखा समिति है। देखिए प्राक्कलन समिति जो होती है इसमें केवल और केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं, इसमें राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, इसमें केवल और केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं। इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं। और लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? जल्दी से आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यह दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, ठीक है। ये पहले गृह मंत्री हैं, पहले उप प्रधानमंत्री हैं, ये सब आप याद रखिएगा। लौह पुरुष इनको कहा जाता है। देखिए, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। मैं कंटिन्यू जब से वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया हुआ है तब से आपके लिए मैं क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 46 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46, इसका अनुसार राज्य जनता के दुर्बल वर्गों विशेष करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। ये आर्टिकल 46 में कहा गया है। 44 बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निर्वाचन आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? चलिए बताइएगा। देखिए बेहतरीन प्रश्न है सारे के सारे, आप देख सकते हैं। निर्वाचन आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? जल्दी से आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कौन करता है? ये राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है, या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, क्लियर है। चलिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? चलिए बताइएगा, कितना अच्छा प्रश्न है। जल्दी से आंसर कमेंट करिए, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, सेशन को लाइक करते चलिए। चलिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो यह अवधि जो है यह निर्धारित है 3 महीना, ठीक है। 3 महीना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स। 73वां संविधान संशोधन आपको याद होगा, इसके तहत पंचायत का प्रावधान है 11वीं अनुसूची में, ठीक है। और इसी के तहत पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। पंचायत का गठन जो है यह अनुच्छेद 40 में है, याद रखिएगा। देखिए, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? अच्छा, पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने किया था? ये प्रश्न बनता है।
जरा बताइए तो इसका आंसर क्या होगा कि पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने किया था, किस व्यक्ति ने किया था। तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है यह सबसे पहले हसरत मोहानी ने किया था, हसरत मोहानी ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा जो है यह लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित हुआ था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाहौर अधिवेशन की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रस्ताव किस अधिनियम से लिया गया है। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। तो देखिए, भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान जो है यह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, 1935 से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए, और लोक सेवा आयोग का गठन जो है किस अधिनियम के तहत किया गया था, लोक सेवा आयोग का गठन तो 1919। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का गठन करने की शक्ति किसके पास है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का गठन करने की शक्ति किसके पास है। चलिए, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। मैं प्रश्न को 2 बार इसलिए पढ़ता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये छप जाए, इसलिए 2 बार पढ़ता हूँ। बताइए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का गठन करने की शक्ति किसके पास होती है। तो ये शक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। वित्त आयोग की गठन की शक्ति इसी के पास है। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। भारत का संघीय न्यायालय जो है यह किस वर्ष में स्थापित किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में की गई थी। 1937 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके प्रथम प्रमुख न्यायाधीश जो थे ये सर मॉरिस गेयर थे। सर मॉरिस गेयर, सर मॉरिस गेयर थे। नाम ये आप जरूर याद रखिएगा, सर मॉरिस गेयर थे। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि बिहार सबसे पहले बिहार पहुंचने वाला यूरोपीय व्यापारी कौन थे। तो बिहार पहुंचने वाले ये सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी जो थे ये कौन थे। चलिए, आसान प्रश्न है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। तो सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी जो थे ये पुर्तगाली थे, पुर्तगाली थे। ठीक है, पुर्तगाली व्यापारी पटना से सूती वस्त्र खरीद करके यूरोप ले जाया करते थे। ठीक है, चलिए, आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ पर स्थित है। आसियान यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा गया, इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, चलिए, इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। कहाँ पर, तो थाईलैंड के बैंकॉक में 8 अगस्त 1967 को। ठीक है, इसका केंद्रीय सचिवालय जकार्ता में है। कहाँ पर है, जकार्ता में है, ध्यान रखिएगा। इसमें सदस्य देशों की संख्या 10 है। और देखिए, अगर हम बात करें कि एशियाई विकास बैंक एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला में है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था। प्रथम पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा 1951 से लेकर के 1956 तक। ठीक है, चौथा पंचवर्षीय योजना बड़ा पूछा जाता है। चौथा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बड़ा पूछा जाता है क्योंकि इससे पहले योजना अवकाश था, इसलिए पूछा जाता है। तो 1969 से लेकर के 1974 तक ये चौथा पंचवर्षीय योजना का समय है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम की शुरुआत कब की गई थी। एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम की शुरुआत कब की गई थी, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। 1975 में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किसने किया था। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किसने किया था। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, ये भी प्रश्न बनता है। तो ये 1948 में की गई थी। दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, 1956 में की गई थी। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए, ये प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किया गया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा 1948 में। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा 1948 में। पटना विश्वविद्यालय, देखिए, पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था? चलिए बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था? तो फ्रेंड्स, ये बांकीपुर में बुलाया गया था। ठीक है, बांकीपुर पटना में, याद रखिएगा, बांकीपुर पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूरेलाल समिति का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? भूरेलाल समिति का संबंध जो है निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो देखिए, भूरेलाल समिति का संबंध जो है ये मोटर वाहन करों में वृद्धि से है। मोटर वाहन करों में वृद्धि से है, ध्यान रखिएगा। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना निम्न में से किस तिथि को हुई थी? आरबीआई की स्थापना तो आपको याद होगा 1935 में हुई थी। राष्ट्रीयकरण आरबीआई का 1949 में हुआ था। स्टेट बैंक की स्थापना बताइए कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था, 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, स्टेट बैंक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि ओमान की मुद्रा का नाम क्या है? अच्छा, ओमान की राजधानी कहाँ पर है? ज़रा पहले आप ये कमेंट करके बताइए, ओमान की राजधानी कहाँ पर है? ओमान की राजधानी कहाँ पर है? ज़रा सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए। देखिए, ओमान की राजधानी जो है ये मस्कट है। कहाँ पर है ओमान की राजधानी? ओमान की राजधानी मस्कट है। ओमान की मुद्रा जो है ये रियाल है। क्या है? रियाल है। ठीक है, चलिए देखिए, तरंग, चाल, आयाम, तरंग दर और आवृत्ति सभी को कहा जाता है। तरंग, चाल, आयाम, तरंग दर और आवृत्ति सभी को कहा जाता है। तो इन सभी को क्या कहा जाता है? चलिए बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तरंग, चाल, आयाम, तरंग दर और आवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? तरंग की विशेषता। तरंग की विशेषताएं राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, किसी शिक्षक को 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर किताब को देख करके पढ़ने के लिए कितनी क्षमता वाले लेंस का प्रयोग किया जाना है? तो यह लेंस जो होगा, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यह लेंस उत्तल लेंस होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखिए दर्पण फॉर्मूला पता है, 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u होता है। क्लियर है? अगर आप यहाँ पर बताएंगे तो 40 सेंटीमीटर जो दिया गया, ये भी दिया गया है। ठीक है, और न्यूनतम दूरी पर स्पष्ट दृष्टि की, तो भी यहाँ पर कितना दे दिया गया है? -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। और u हो जाएगा न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होता है। न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि 25 सेंटीमीटर होता है, तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करिए, इसमें पुट कर दीजिए और यहाँ पर आप f निकालिए। f निकालिए, यहाँ पर देखिए मैं पुट करता हूँ। यहाँ v की जगह पर क्या रखेंगे हम? -40 रखेंगे। क्या रखेंगे यहाँ पर? v की जगह पर -40 रखेंगे। u की जगह पर क्या रखेंगे? 25 रख देंगे। अब देखिए 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो देखिए 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/-40 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा माइनस, तो ये 1/25 हो जाएगा। तो 1/25 हो गया, यानी कि 1/f इक्वल टू कितना हो गया? -1/40 माइनस 1/25। इसका एलसीएम ले लीजिए और इसको सॉल्व करिए। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो कितना हो जाएगा बताइए? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो इसका एलसीएम जो होगा ये 200 आ जाएगा। तो ये 5 टाइम में आ रहा है ना, 5 टाइम में, तो 5 और ये कितना टाइम में जा रहा है? 25 चौका 4 टाइम में। नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम पहले इसका लेंगे, एक बार इसका एलसीएम लीजिए 40 और 25 का। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 8 40 और 5 25 हो जाएगा, तो 8 25 40 और 25 200 होगा। सही था मेरा। ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिएगा, तो 1/f इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/20 आ जाएगा। ठीक है, 3/20 आ जाएगा। क्लियर है? और f इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200/3 आ जाएगा। अब ये किस चीज़ में आया? सेंटीमीटर में आया, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया है यहाँ पर देखिए। और जब भी अब पावर ऑफ लेंस इक्वल टू क्या होता है? p इक्वल टू 1/f होता है, ये आपको पता है। और फोकस दूरी हमेशा मीटर में होती है, तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर देंगे। तो मीटर में इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो मीटर में 100 से गुना कर देंगे। ठीक है ना? चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब पहले इसको ऐसा ही आप पुट करिए, 1/f, p इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा? ये
तो आपका 100/200/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर 3 चला जाएगा तो ये आपका 300/200 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 3/2 हो जाएगा। 3/2 का मतलब कितना हो गया? 1.5 डायोप्टर। ठीक है, चलिए विभवांतर 40 वोल्ट है और 0 पॉइंट यहाँ पर देखिए 0.5 सी के आवेश है। ठीक है, कूलम्ब है। यहाँ पर प्रेषित करने पर कार्य क्या होगा? कार्य पूछा गया है। तो देखिए V इक्वल टू क्या होता है? W/Q होता है। Q क्या है? यहाँ पर चार्ज है, वर्क है और ये आपका विभवांतर है। अब भी यहाँ पर देखिए 40 दे दिया गया है, आपसे W निकालने के लिए पूछा जा रहा है, ये 0.5 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका 10 आ जाएगा तो 10 से कट जाएगा एक जीरो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 5 चौका 20 हो जाएगा। 20 क्या वर्क है तो जूल होगा। ठीक है, 20 जूल होगा। चलिए उसके बाद देखिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। और इसका अगर सीजीएस मात्रक पूछेगा तब चुंबकीय फ्लक्स का, तो ये मैक्सवेल सीजीएस मात्रक होता है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र का अगर पूछेगा तो ये चुंबकीय फ्लक्स हो गया। चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा तो उसका एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चलिए पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए देखिए पी प्रकार है और एक जो होता है एन प्रकार है, यानी कि पी टाइप और एन टाइप। अब यहाँ देखिए पी टाइप पूछा गया है, तो देखिए पी टाइप के लिए क्या होगा? जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व यानी कि 3 संयोजकता वाला जो है जो अशुद्धता मिलाई जाएगी तब यह प्राप्त होगा। ठीक है, और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होल्स के द्वारा होता है। किसमें? पी टाइप्स में। अच्छा, एन टाइप्स में किस प्रकार होगा? तो जब शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजी वाला तत्व जब 5 संयोजकता वाली अशुद्धता को मिलाता है तो ये एन टाइप प्राप्त होता है। और एन टाइप में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। क्लियर हो गया इतना? चलिए चाय पत्तियाँ, चाय पत्ती की बात की जा रही है। चाय पत्ती के संसाधन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आवश्यक नहीं है? कौन सी प्रक्रिया आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा इसमें शुष्कन, उसके बाद बेलन और किण्वन ज़रूरत है। गलानन इसमें जो है ज़रूरत नहीं है। मैलाथिन क्या है? मैलाथिन क्या है बताइए? मैलाथिन क्या है? तो देखिए यह एक प्रकार का कीटनाशी है। कीटनाशी है मैलाथिन। ठीक है, और आपको पता है कीटनाशी का उपयोग जो होता है ये कृषि के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए मैलाथिन हो गया। मयूर का यानी कि मोर का वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय पक्षी है मोर, इसका वैज्ञानिक नाम आपको पता है क्या होता है? पाओ क्रिस्टेटस होता है। पाओ क्रिस्टेटस होता है। चलिए सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो सूर्य के द्वारा उत्पन्न होता है, ये तो पता है। और सूर्य से यह ऊर्जा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। तो यहाँ पर देखिए संलयन दिया गया है, याद रखिएगा। हैप्टिस क्या है? हैप्टिस छोटे अणु होते हैं जो एक विशिष्ट एंटीबॉडी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका अपूर्ण प्रतिजन है। ठीक है, अपूर्ण प्रतिजन है। चलिए उस रसायन का नाम बताइए जो आम को पकाने के काम आता है। तो आम पकाया जाता है, क्या लाते हैं? आम तोड़ करके, कच्चे आम जो है वृक्ष पर से तोड़ के लाते हैं और जाते हैं दुकान में हम लोग कार्बाइड लाने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर इसका कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा। CaC2 इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बाइड का। एलोसोम होते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा एलोसोम क्या है? अब यहाँ पर देखिए जो एलोसोम जो होता है ना, एलोसोम सबसे पहले देखिए यह एक लिंग गुणसूत्र है। सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि लिंग गुणसूत्र है। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र पाया जाता है। जोड़ी में हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होता है स्त्री और पुरुषों में समान और अपने अपने समजात होते हैं। ठीक है, 22 जोड़ी। इन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको ऑटोसोम कहा जाता है, 22 जोड़ी वाले। और जो एक जोड़ी बच जाता है, ठीक है, 23वीं जोड़ी, तो 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में भिन्न भिन्न होते हैं। 22 जोड़ी समजात होते हैं और 23वां जोड़ी भिन्न भिन्न होता है। इसी को हम लोग एलोसोम कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग एलोसोम कहते हैं, 23वीं जोड़ी गुणसूत्र को। और यही एलोसोम जो होता है यह लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल में परमाणु का वजन 16 ग्राम है। तो ऑक्सीजन के 1 मोल में यहाँ पर ओजोन कह रहा है, तो ओजोन का O3 होता है, तो 16 गुना 3 कर देंगे तो 48 ग्राम पर मोल हो जाएगा। कोई डाउट?
चलिए, ये वाला प्रश्न पहले आप आंसर इसका कमेंट करिए, फिर मैं बताऊंगा। 3-4 प्रश्न लगातार मैंने पहले ही आपको आंसर बता दिया है। देखिए, मेघ आच्छादन रात की अपेक्षा निर्मल रात यानी कि साफ रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है बताइएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए, राइट आंसर क्या होगा, तो मेघ आच्छादन रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। इसका कारण है क्या? विकिरण है इसका कारण। ठीक है, विकिरण राइट आंसर इसका हो जाएगा, विकिरण हो जाएगा। मानव शरीर में पसली कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियों की अगर संख्या पूछेगा तो 24 होती है, जोड़ी में पूछेगा तो 22 होती है। और ये पसली जो होती है 12 इधर होती है और 12 इधर होती है, और बीच में ये हड्डी इनको जोड़ती है। इस हड्डी को एस्टर्नम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्टर्नम कहा जाता है। ये मौ है, एस्टर्नम कहा जाता है। तो 12 जोड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा है? सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? ये प्रश्न पहले बताइए, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा? चलिए बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसमें से लेंस का होगा। ठीक है, लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला जो आंख का अंग है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यह लेंस है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? कौन सा यह नृत्य है? इसमें से नृत्य का नाम बताइए, कौन सा नृत्य है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यह नृत्य जो है, कमेंट करिए जल्दी से सभी लोग। छऊ नृत्य है, छऊ नृत्य है। छऊ नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में है। छऊ नृत्य जो है यह उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सब में मुख्य रूप से प्रचलित है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, ब्रेटन वुड्स, मैंने बताया था 1944 में, IMF। ठीक है, चलिए, इसका हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, ये कहाँ पर है? वाशिंगटन में है। वाशिंगटन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वन सेवा को अपनाया गया था। भारतीय वन सेवा को कब अपनाया गया था? भारतीय वन सेवा को कब अपनाया गया था? चलिए बताइए। भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत 1966 में बनाया गया था। 1966 में बनाया गया था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये हीरालाल जे कानिया हैं। ठीक है, हीरालाल जे कानिया, याद रखिएगा। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को कहा जाता है? मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को चेराव नृत्य कहा जाता है। चेराव नृत्य कहा जाता है। रामेश्वरम शहर स्थित है, तो रामेश्वरम अभी मैंने बताया था कि तमिलनाडु में है। पंबन द्वीप, रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि न दलील, न वकील, न अपील, टिप्पणी इसमें से किससे संबंधित है? तो इसमें कुछ भी नहीं सुना जाता था, इसीलिए इसको काला कानून कहा गया था। यह कानून कौन सा है? यह एक्ट कौन सा है? तो यह रॉलेट एक्ट है। कौन सा एक्ट है? रॉलेट एक्ट है, जिसको मार्च 1919 में पारित किया गया था। और इसका उद्देश्य जो है, जो हमारे देश में, भारतवर्ष में उभर रहे राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीय आंदोलन है, उसको कुचलना था। ठीक है, जैन तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ पर है? जैन तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली जो है ये कहाँ पर है? चलिए जल्दी से आंसर कमेंट करिए। अच्छा, महावीर जी का जन्मस्थली पहले बताइए तो कहाँ पर है? कुंडग्राम वैशाली में है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया वसुपूज्य जी की जन्मस्थली, तो इनका जन्मस्थली जो है ये चंपा नगरी में है। चंपा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलिफेंटा की गुफा किस देवता को समर्पित है? एलिफेंटा की गुफा जो है ये महाराष्ट्र में है, और ये जो है किस देवता को समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, इस मूर्ति में त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा शिव की। शुंग वंश की राजधानी कहाँ पर थी? शुंग वंश की राजधानी तो पाटलिपुत्र थी ही, लेकिन शुंग वंश की राजधानी विदिशा भी थी। याद रखिएगा, विदिशा भी थी। क्लियर है? तो यहाँ पर पाटलिपुत्र दिया गया है, तो पाटलिपुत्र राइट आंसर हो जाएगा। और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था, मौर्य वंश के आखिरी शासक बृहदत्त की हत्या करके। बृहदत्त मौर्य वंश का आखिरी शासक था। चलिए, 1855-56 में भारत में जो संथाल विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1855-56 में जो संथाल विद्रोह हुआ था यह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह सिद्धू कान्हू चांद और भैरव के नेतृत्व में हुआ था। तो सिद्धू कान्हू यहाँ पर दिया गया है, चांद भैरव का भी नाम अवश्य ही ध्यान रखिएगा।
रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो करंट अफेयर वाला सेक्शन में मैंने इसको कवर करा दिया था, जिन लोगों ने देखा होगा उनका आंसर इसको पता होगा कि ये सौराष्ट्र जीता था। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है अजय सिंह को। किसको? अजय सिंह को। वर्ष 2023-24 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? असम वैभव से किसको सम्मानित किया गया है? तो असम वैभव से सम्मानित किया गया है डॉक्टर तपन शौकिया को। ठीक है। जलाशय का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। जलाशय का पर्यायवाची क्या होता है? तो जलाशय का पर्यायवाची होता है तालाब। तालाब, सरोवर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी, ताल, ये सब होता है। यहाँ पर देखिए तालाब दिया गया है पर्यायवाची। क्लियर? चलिए, विफल का विलोम क्या होगा? तो विफल का विलोम जो होता है ये आपको भली भांति पता है, सफल होता है। सफल राइट आंसर हो जाएगा। आदर और निरादर करना, यह अर्थ किस मुहावरे का है? आदर और निरादर करना यह किस मुहावरे का अर्थ है? तो मुहावरा कौन सा है? तो मुहावरा है पान फूल पर रहना। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और देखिए पान पनही खिलाना का मतलब होता है किसी का अनादर करना, तिरस्कार करना होता है। ऑप्शन डी पान फूल पर रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा इसमें से? सही वर्तनी यानी कि शुद्ध लिखा गया शब्द इसमें से कौन सा है? तो इसमें से शुद्ध लिखा गया है सुषमा। सुषमा कैसा लिखा जाता है? तो इस तरह से सुषमा सही लिखा गया है। मैं सारा माल उसके हाथ में बेच दिया, इसमें बताना है कि कहाँ पर त्रुटि है, किस भाग में। मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए हाथ में नहीं होगा। ठीक है, हाथ में गलत दिया गया है। मैंने सारा माल उसको बेच दिया। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पेड़ पर चिड़िया क्या कर रही है? हिनहिनाती है, टरटराती है, कड़कती है, चहचहाती है। तो पेड़ पर चिड़िया चहचहाती है। अतिथि की सेवा करने वाला क्या कहलाता है? एक शब्द आपको बताना है। तो अतिथि की सेवा करने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स वह कहलाता है आतिथ्य। ठीक है। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए बताइए, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवित्र का सही संधि विच्छेद जो होगा ये प प्लस इत्र होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जस दूल्हा तस बनी बाराती का अर्थ क्या है? फ्रेंड्स एक बार सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए आप लोग अपना अपना स्कोर बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी साथी एक ही जैसे हैं। ठीक है, सभी साथी एक ही जैसे हैं, जस दूल्हा तस बाराती। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सखी वे मुझसे कह जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह रचयिता इसके हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। ही थैंक्ड मी फॉर व्हेन आई, क्या होगा? खाली स्थान दिया गया है। ही थैंक्ड मी फॉर व्हेन आई डिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सरमाउंट का आपसे सिनोनिम पूछा गया है। सरमाउंट का सिनोनिम, सरमाउंट मतलब होता है जीतना, वश में करना, तो ओवरकम हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया कि लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो ये क्या कहलाता है? ये कॉन्क्यूबिनेज कहलाता है। बिना शादी के साथ रहने की स्थिति ये कॉन्क्यूबिनेज कहलाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। माई हस्बैंड सेड टू मी वेट फॉर मी आउटसाइड। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा माई हस्बैंड टोल्ड मी टू वेट फॉर हिम आउटसाइड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर एरर बताना है 85 और 86 में। अगर एरर नहीं है तो नो एरर पर आप टिक लगाइएगा। चलिए पढ़िएगा कि नाइदर राज नॉर हिज फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट इन द पार्टी। चलिए बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वर का प्रयोग होगा। ठीक है, वाज का नहीं, यहाँ पर वर का प्रयोग होगा। यहीं पर एरर है, वर का प्रयोग होगा। ठीक है। जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली एज द एग्जामिनेशन आर फास्ट अप्रोचिंग। बताइए तो यहाँ पर क्या होगा? हार्डली की जगह जो है हार्ड का होगा। जॉन इज वर्किंग वेरी हार्ड। ठीक है, हार्ड होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इट इज़ टाइम टू टेक टी।
इसका क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन। ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि टू एंड इन स्मोक, ये इडियम फ्रेज है। बताइए टू एंड इन स्मोक, यहाँ पर क्या होगा? टू एंड इन स्मोक का मतलब होता है सब कुछ समाप्त हो जाना, सब कुछ फिनिश हो जाना। ठीक है, तो यानी कि टू बी, टू कम टू नथिंग। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे, एंटोनिम ऑफ द लोथ का। बताइए, यहाँ पर एंटोनिम बताना है, तो इसका मतलब घृणा होता है, तो लव हो जाएगा इसका एंटोनिम, प्यार। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एन एरर, एरर कहाँ पर है? देयर इज़ नो एरर, ऑप्शन डी आपको टिक करना है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आप इसमें। नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। बताइए, यहाँ पर देखिएगा कि नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेज इज़ रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो इज़ रिक्वायर्ड होगा। चलिए यहाँ से मैथ का प्रश्न है, मैं फटाफट आपको आंसर बता देता हूँ। बहुत ही आसान आसान प्रश्न है, आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 का 45 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री। चलिए यहाँ पर पूछ रहा है कि एक सम अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप, तो 360 बटा n हो जाएगा। n कितना है? तो ये अष्टभुज है तो 8 होगा, तो 360 बटा 8 कर देंगे तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा 93 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 आएगा। 94 का 4√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज है, अंतःवृत्त की त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका भुजा अपॉन, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, भुजा अपॉन क्या होता है? 2√3। भुजा 24 सेंटीमीटर है, 24 अपॉन 2√3, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 12/√3 हो जाएगा। ठीक है, 12/√3 हो जाएगा, तो ये 4√3 हो जाएगा। क्लियर? 12/√3 को इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर 4 3 12, ये 3 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 3 12, और नीचे √3 है, तो √3 से √3 कट जाएगा, 4√3 बच जाएगा। चलिए, एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन पूछा गया है। πr² होता है, 22/7 रखिए, r दिया गया है त्रिज्या, तो 5 25 हो जाएगा, और हाइट 14 हो जाएगा। तो 22/7 और ये 25, 5 25 हो गया, और ये 14, तो 7 दूना 14, 25 दूना 50, गुना 22 कर दीजिएगा, 1100 सेंटीमीटर इस क्यूब आ जाएगा, चूँकि आयतन है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका 14 हो जाएगा। 98 का देख लीजिए, 98 का जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 99 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन है 100, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 800 रुपया हो जाएगा। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, अपना स्कोर बता